जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं साइंस में, जो कि हम लोग आज कोड पढ़ने वाले 824 IM। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने IJ, IK, IL सेट को तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि आप लोग 824 मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो IM सेट देखोगे, राजीव हो, HM हो, यक्स हो, अरियंत हो, अग्रवाल हो, कोई भी अनसॉल्व हो, आप लोग क्या देखोगे? आप लोग IM सेट को देखोगे। चलो IM सेट को आज शुरू करते हैं। IM सेट जो है, IM सेट में हमारे पास पहला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। क्वेश्चन को समझना अच्छे से। क्वेश्चन में ये है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती है। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो फिर वक्रता केंद्र पर पुनः वापस लौट आती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास पहले का सी ऑप्शन सही है। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 MCQ करेंगे हम लोग OMR सीट पे। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आवर्धित क्षेत्र तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आपको बता दें, जो उत्तल लेंस का काम है प्रतिबिंब को बड़ा बनाना, उत्तल दर्पण का काम है प्रतिबिंब को छोटा बनाना। तो मतलब हमारे पास दूसरे का बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। हम लोग जो है नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस में पक्षमाभी है ना, तो वहां के जो लेंस है वहां पर हम लोग दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हम लोग कहेंगे तीसरे का डी ऑप्शन सही है। चौथे नंबर में है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग का उत्तरदायी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो हम लोग कहेंगे चौथे का बी पार्ट सही है। 15 नंबर में, 15 नंबर में हमारे पास 15 नंबर बता रहे, 5 नंबर में किसी विद्युत बल्ब 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखो, फिलामेंट टंगस्टन का बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पर P जो है 440 वाट, तो लिख लो P बराबर 440, V बराबर हमारे पास है क्या? 220 वोल्ट। बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो P बराबर V स्क्वायर बटे R लगा देंगे। P की जगह हमारे पास क्या है? 440, V की जगह क्या है? 220 इंटू 220 बटे R। ठीक, अदला बदली करो तो R बराबर 220 और 220, ये 444। ठीक, रुक जाओ, बाई 220 इंटू 220 करो बटे 440, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 22 दूनी 44 और ये 110, तो R बराबर हम लोग कहेंगे 110 ओम। मतलब हमारे पास 110 डी पार्ट सही है। पांचवें में कौन सा पार्ट हम लोग करेंगे? पांचवें में डी पार्ट सही है। 6 नंबर में है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत आपके पास दे दिए गए हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी से सुमेल कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तुम्हारे पास, यहाँ पर देखो, इस प्रकार से प्रतिरोधक लगाया इन्होंने। ठीक, प्रतिरोधक लगाया इन्होंने, और इधर लिखा इन्होंने क्या? तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग। इसके बाद यहां पर एक अमीटर दिया इन्होंने, दूसरे नंबर में अमीटर दिया, और इधर लिखा इन्होंने विद्युत सेल, विद्युत सेल। तीसरे नंबर में इन्होंने एक बैटरी भी कह सकते हो, सेल भी कह सकते हो, तो बैटरी कहेंगे इसको। एक बैटरी लिया, ठीक है, विद्युत सेल लिया, और इन्होंने लिखा परिवर्ती प्रतिरोध, तो परिवर्ती
प्रतिरोध। और इसके बाद इन्होंने लिया क्रॉस तार लिया इस प्रकार से, और इधर लिखा इन्होंने अमीटर। अमीटर तो ये है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक, तो हमारे पास पहला मिला किससे? 3 से। पहला मिला 3 से, फिर दूसरा ये अमीटर है, दूसरा मिला 4 से, दूसरे को मिलाएंगे 4 से, तीसरे को मिलाएंगे विद्युत सेल से, तो तीसरे को मिलाएंगे दूसरे से, तीसरे को मिलाएंगे दूसरे से, और चौथे को मिलाएंगे हम लोग पहले से, चौथे को मिलाएंगे पहले से। मतलब हम लोग कहेंगे जो हमारे पास 6 नंबर ऑप्शन है इसका ए पार्ट सही है। ठीक, ए पार्ट सही है, तो 6 नंबर में ए पार्ट सही है। 7 नंबर में है किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। धारावाही प्रणालिका का मतलब क्या है? जिसमें धारा प्रवाहित होती है, उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो हम लोग कहेंगे वो उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक ठहरता है। इसी प्रकार जब ये धारावाही प्रणालिका है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इनको भी कहाँ पर ठहरना है? उत्तर दक्षिण दिशा में। 7वें का सी पार्ट, तो कहाँ ठहरेगी? ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? कमरे के ताप में जो मरकरी है ये ठोस अवस्था में नहीं होती है। 8वें में बी पार्ट सही है। 9 नंबर में है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण भी, लवण तथा जल बनता है ना, हाइड्रोजन गैस नहीं, लवण तथा जल बनता है इसमें। तो हम लोग कहते हैं डी पार्ट। 9वें का कौन सा पार्ट है? डी पार्ट। और 11 नंबर में है, नहीं 10 नंबर में है निम्नलिखित अभिक्रिया, तो CaCO3 फिर ऊष्मा जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाए तो ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें आप लोग एक चीज 10वें में नोटिस कर सकते हो कि ये अपघटन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपघटन। भाई गर्म करने पर यौगिक अपने अणु में टूटेंगे ना, तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो हमारे पास 10वें में कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, अपघटन अभिक्रिया। 11 नंबर में श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? भाई साहब आपको ये तो भली भांति परिचित होना चाहिए। श्रृंखला रूप हम लोग कार्बन सही करते हैं, कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन त्रिबंध। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन सही है, तीसरा नहीं, पहला ऑप्शन सही है। 12 नंबर में निम्नलिखित में एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे एल्काइन कहेंगे। तो 12 के बी पार्ट में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे एल्काइन कहेंगे। एल्किन के लिए डबल बॉन्ड और एल्किन के लिए सिंगल बॉन्ड। इसके बाद 13 नंबर में ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। अच्छा, ईंधन के रूप में और औषधि के रूप में एथेनॉल, एल्कोहल, एल्कोहल सब में मिलाते हैं, चाहे खांसी की दवा हो, चाहे मतलब कोई भी सिरप हो, लगभग एल्कोहल मिलाते हैं कि नहीं है। तो ये ईंधन के रूप में, और एल्कोहल शराब को जला भी सकते हैं, शराब में भी एल्कोहल है। तो हम लोग ईंधन के रूप में और औषधि के रूप में एल्कोहल प्रयोग करते हैं। 13 का ए पार्ट सही है। इसके बाद 14 नंबर में है गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। उत्सर्जन अभिक्रिया पढ़ा चुके ना, वृक्काणु पढ़ चुके हो ना, इसमें मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। तो 14 का आपके पास बी पार्ट सही है, नेफ्रॉन, वृक्काणु। तो 14 में बी पार्ट सही है। 15 नंबर है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम जल के संवहन और फ्लोएम भोजन के लिए संवहन। तो जल का वहन करने में जाइलम उत्तरदायी है, तो 15 का ए पार्ट सही है। और 16 नंबर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, मतलब इन सभी में 16 का डी पार्ट सही है। 17 नंबर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका किस भाग में होता है? तो पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सी पार्ट सही है 17 नंबर में। यहाँ पर 18 नंबर में है मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, कहाँ किया था, किस पर किया था? मटर पर किया था, मटर के उत्पादन के लिए। मतलब 18 नंबर का हम लोग कहेंगे वंशगत, और मटर के उत्पादन के लिए नहीं, मटर पर किया था वंशगत गुणों के अध्ययन करने के लिए। मतलब 18 नंबर का ए पार्ट सही है 18 नंबर में। 19 नंबर में है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? आपको बता दें जो पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन के लिए बहुत उत्तरदायी है। मतलब CFCS, मतलब हम लोग कहेंगे जो फ्रिज वगैरह है, जो पेड़ पौधे कटाई है, ये ओजोन परत के लिए है, ओजोन को हानिकारक के लिए उत्तरदायी है कि नहीं है। तो जो फ्रिज में जो गैस भरते हैं हम लोग CFC, ये हमारे
हम लोग कहेंगे ये ओजोन परत को क्षरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत उत्तरदायी है। मतलब पहला ऑप्शन सही है, 19 का पहला। 20 नंबर में निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं, तो गेहूं थोड़ी ना खाएंगे घास को, पहला ऑप्शन गलत। घास बकरी, बिल्कुल बकरी खाइए घास को और बकरी को मानव खा जाते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट सही है हमारे पास 20 नंबर में। अब आ जाओ वर्णनात्मक प्रश्न में। उत्तर एक, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर एक। उत्तर एक, एक में क्या है? एडिंग डालोगे प्रकाश अपवर्तन की घटना, तो प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश, अगर प्रकाश अपनी मार्ग से तनिक भी विचलित हो जाए तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश, जैसे मान लो कि ये कोई माध्यम है, एक माध्यम, ये कोई मान लो कि माध्यम एक है और ये कोई माध्यम दो है, और ये मान लो सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, या तो फिर प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र, नहीं एक का दूसरा, ये एक का पहला है, ठीक, एक का पहला है ये, एक का दूसरा क्या है? तो लिखोगे उत्तर एक का दूसरा, ठीक है। एक के दूसरे में क्या है कि नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन के लिए संक्षिप्त टिप्पणी। तो नेत्र की दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? नेत्र में वह दोष जिससे हम लोग दूर की वस्तु तो देख पाते हैं किंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इस दोष को निवारण करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का काम होता है दूर की वस्तुओं को ना दिखाकर पास की वस्तु को दिखाना, ठीक। हाँ, तो इसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, तो दर्पण के लिए सूत्र यही लिखोगे, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक। 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U। इन्होंने कहा है कि इसके दो उपयोग लिखिए, उत्तल दर्पण के दो उपयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो सड़कों पर लाइटें लगी होती है उस लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का काम होता है प्रतिबिंब को सीधा बनाना, छोटा बनाना। इसके बाद दूसरे का दूसरा, दूसरे के दूसरे में है 2 सेंटीमीटर, दूसरे में दूसरा, तो लिखोगे उत्तर 2 और 2। दूसरे के दूसरे में है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को लिखो O से, जो कि 2 सेंटीमीटर है। और इसके बाद है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो F बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक, 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। और मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस से वस्तु की जो दूरी है U बराबर -30 सेंटीमीटर है, ठीक, -30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, V ज्ञात करोगे, फार्मूला लगा दोगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग कहोगे तीसरा, तीसरे में किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो आप लोग जो आप लोग कहोगे तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला, चालकों पर बल, बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चुंबकीय धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल, बल किन किन के कारक पर निर्भर करता है? बल जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है I के, फिर बल जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है B के, फिर यही बल जो है ये अनुक्रमानुपाती होता है L साइन थीटा के, ठीक है। तो किस किस पर निर्भर करता है? बल जो है धारा I पर, चुंबकीय क्षेत्र B और लंबाई L और ज्या साइन थीटा पर यह बल निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद इनका कहना है
कि तीसरे का दूसरा, चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, चुंबक और धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग लिखोगे तीसरा, तीसरे का दूसरा, चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे चुंबक कहते हैं। या चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे तो उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। धारावाही प्रणालिका क्या है? धारावाही प्रणालिका के जब समीप में चुंबक को ले जाते हैं या चुंबक को दूर हटाते हैं तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब ये धारावाही प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र चुंबक की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास चुंबक और धारावाही प्रणालिका में अंतर है। इसके बाद चौथा क्या है? धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दक्षिण हस्त का मतलब क्या हो गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के मुताबिक किसी तार में से धारा बहने वाली तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंगुलियां जो है इस तार पर लिपटी हो, अंगूठा जो है धारा बहने की दिशा की ओर हो। तो ये जो अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दर्शाती है, अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है। ये है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, इसके बाद चौथे का दूसरा करोगे न्यूमेरिकल से। तो एक काम करते हैं, इतने को हम लोग हटा के फिर चौथे का दूसरे को हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे चौथे का दूसरा। चौथे का दूसरे में क्या है कि दिए गए प्रतिपद में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आप लोग ज्ञात करो। 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना भी करो। देखो बहुत सिंपल तरीके से करोगे आप लोग। सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि धारा का बटना समांतर क्रम और एक ही धारा प्रवाहित होना श्रेणी क्रम। यहाँ से धारा आई धारा जा रही है, यहाँ पर धारा दो भागों में बट रही है, एक इसमें जा रही है धारा, एक इसमें जा रही है। मतलब ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है क्योंकि धारा बट रही है। तो 1/, इसको R डैश कह रहे हैं हम, तो 1/4 प्लस 1/4 समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R डैश बराबर दोनों का एलसीएम बराबर है, तो 4 और 1 जुड़कर 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो R डैश बराबर आप लोग कहोगे कि 2 ओम। अब जो है ये 10 ओम और 10 ओम, तो हम लोग कहेंगे 10 ओम तथा 10 ओम ये भी किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, क्योंकि धारा यहाँ से आकर इसमें और इसमें अलग अलग दो भागों में बटेंगी, है कि नहीं है? देखो धारा यहाँ से फिर बटेगी दो भागों में, तो धारा का बटना समांतर क्रम। तो हम लोग इसको R डबल डैश कह रहे हैं। ठीक है, तो 1/R डबल डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10, अर्थात हम लोग कहेंगे 1/R डबल डैश बराबर 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो R डबल डैश बराबर 5 ओम। अब जो R डैश ये है और R डबल डैश ये है तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। क्यों? इसमें जो धारा इन दोनों में से जा रही है वही धारा इसमें जा रही है, वही धारा इसमें से जा रही है। मतलब यहाँ से जो धारा इन दोनों में जा रही है वो धारा यहाँ पर होकर इसमें से जा रही है, वो धारा फिर यहाँ से फिर इसमें से जा रही है। मतलब एक धारा तीनों में जा रही है, तीनों श्रेणी क्रम में है। समझ में आया ना? जो धारा इस पूरे परिपथ में, मतलब इस पूरे परिपथ का मानोगे 2 ओम, जो धारा 2 ओम से होकर जा रही है वही धारा 5 ओम से जा रही है और वही धारा 5 ओम से जा रही है। तो हम लोग कहेंगे तीनों श्रेणी क्रम में है। तो R तुल्य बराबर हम लोग कहेंगे 2 + 5 + 5, तो RAB बराबर हम लोग कहेंगे 12 ओम। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया।
तुल्य प्रतिरोध हमारे पास क्या है 12 ओम। फिर इसके बाद इनका ये भी कहना है, सुनना, इनका कहना है कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो सबसे पहली बात तो है हम लोग ओम का नियम लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे? ओम का नियम। कभी भी वी आई की बात की जाए, वी आई आर, तो ओम का नियम लगा दोगे। ओम का नाम नियम V बटे आई बराबर आर। यहाँ पर शुरुआत में तो हमारे पास V 6 वोल्ट है, तो 6, आई हमें नहीं पता, आर का मान हमारे पास है 12, तो अदला बदली, तो आई बराबर हम लोग कहेंगे 6 बटे 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, आई बराबर 1 बटे 2 एम्पियर। अब हम लोगों ने पूरे परिपथ की धारा ज्ञात कर ली है। पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वो 1 बटे 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब हमें चाहिए 5 ओम, क्या है, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच हमें चाहिए 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो हम लोग 5 ओम के सिरों के बीच हम लोग विभवांतर यानी V ज्ञात करेंगे और R जो है हमारे पास 5 ओम है। फिर से ओम का नियम लगा देंगे, V बटे I बराबर हम लोग लगा देंगे R। तो यहाँ पर आप लोग जो है समझना, V की जगह लिखोगे आप लोग V, I की जगह लिखोगे आप लोग 1 बटे 2 और बराबर R की जगह लिखोगे 5। इसे ऊपर ले जाओ तो V बराबर कहोगे कि 5 बटे 2, भाग करोगे तो 2.5 वोल्ट। तो जो 5 ओम सिरों से वोल्टेज विभवांतर है वो क्या है? 2.5 ओम। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, चौथे का दूसरा कर चुके हैं, अथवा में है। बोर्ड एग्जाम में या तो अथवा करोगे या तो यही करोगे। तो लिखोगे उत्तर 4 का पहला, वो भी अथवा में है। अथवा लिखना, लिख के आना, नहीं तो एग्जामिनर को देखो, एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कतें ना आए, इस प्रकार से सॉल्यूशन करो। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है कि वैद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है। फ्यूज, सबसे पहले हेडिंग डालोगे इसमें फ्यूज। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सरल हो उसे ही सॉल्व करना। ठीक, कठिन वालों को करने मत जाना कि हम टैलेंटेड हैं, हम कठिन वाले क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं, नंबर उतने ही मिलेंगे। ठीक है। फ्यूज, फ्यूज किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में अति भारण अथवा लघु पतन के कारण जो अत्यधिक धारा बहने पर फ्यूज तार जल जाता है, इसमें घरेलू उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। मतलब ये सर ने क्या बता दिया, फिर से समझो। कभी कभी धारा का मान होता है अधिक, जब धारा का मान होता है अधिक तो हमारे जो घरेलू परिपथ हैं, उपकरण हैं, जैसे कूलर फ्रिज वगैरह आदि जो हैं, ये फ्यूज होने से, फूकने का भय रहता है, कहीं ऐसा ना फ्यूज हो जाए, इसके लिए फ्यूज तार लगा देते हैं। अब तो नहीं लगाते हैं, अब तो हम लोग जानते हैं एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमसी का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूज तार जो है अति भारण के कारण, अधिक धारा बहने से फ्यूज तार जो है पिघल जाता है, गिर जाता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं, इसीलिए फ्यूज का उपयोग करते थे। अब एमसीबी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, इसी में क्वेश्चन है, यदि किसी मकान में कुल अतिभार 2200 वाट है, मतलब पी जो है 2200 वाट, पी बराबर 2200 वाट है। ठीक, और इसके बाद विभवांतर जो है हमारे पास आपूर्ति 220 वोल्ट है, वी बराबर 220 वोल्ट। तो V बराबर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की आपूर्ति लेते ही हम लोग, पूर्ति करते ही घर में 220 वोल्ट से। और इनका कहना है कि मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए। अनुमतांक मतलब हम लोग I ज्ञात करेंगे, I जो है ज्ञात कर लेंगे, फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, P बराबर VI। ठीक, तो P बराबर VI जब लगा देंगे तो P बराबर हम लोग कहेंगे, P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, P की जगह लिखेंगे 2200, 220 और I बटे में पहुंचा दो, I बराबर 2200 बटे 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि I बराबर 10 एम्पियर। I बराबर क्या है, 10 एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो व्यापारिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक
तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक मतलब व्यवहार में जो हम लोग नहीं किलोवाट घंटा कहते थे, तो हम लोग कहेंगे किलोवाट घंटा। क्या होता है मात्रक? किलो वाट घंटा। ठीक। इसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम और रंग आप लोग बताइए। तारों के नाम कई बार आपको बता चुके हैं, तारों के नाम कई बार बता चुके हैं। एक तार लेते हैं हम लोग, देखो एक तार लेते हैं हम लोग जीवित तार। क्या लेते हैं तारों के नाम? जीवित तार। रंग होता है लाल। जीवित तार का रंग क्या होता है? लाल। दूसरे नंबर में हम लोग लेते हैं उदासीन तार। उदासीन तार, रंग लेते हैं हरा। ठीक। और इसके बाद लेते हैं भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार, भू संपर्क तार, रंग लेते हैं काला। ठीक। इसके बाद देखो आप लोग केमिस्ट्री को देखो। चलो इतने को शॉर्ट कर लो आप लोग। देखो अब हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है IUPAC नेम बताएंगे हम लोग। तो उत्तर 5 IUPAC नेम। दो 3 सी है, 1 2 3। सी के पास टोटल कितने कितने बंद होते हैं? 4 बंद होते हैं, जिसे संयोजक बंद या संयोजकता बंद कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सब में एक एक एच से बंद बनाया है, और यहाँ पर इन्होंने लिया सी ने Br से बंद, और यहाँ पर H से बंद। अब इसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर 3 बार सी है, 1 2 3। इन्होंने यहाँ पर OH के साथ बंद बनाया है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और इसके बाद इसके 4 बंद हैं। ठीक। और यहाँ पर H के 4 बंद होते हैं, देख लो 4 सी के 4 बंद होते हैं, चारों 1 2 2 4। ठीक। हाँ। अब इनका कहना है कि IUPAC नेम बताओ। सबसे पहली बात तो है Br आने पर हाइड्रोजन परिवार अगर आ जाए तो उसका नाम, उसके नाम को हम लोग पहले लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक। फ्लोरो, तो हम लोग कहेंगे Br पढ़ते हैं ब्रोमो। क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। ठीक। और मेथ एथ प्रोप तुम लोग कहेंगे प्रोप, और एन तुम लोग कहेंगे ब्रोमो प्रोपेन। इसमें मेथ एथ प्रोप, तो ये तो हो गया हमारे पास प्रोप, 3 कार्बन पर प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने पर एन, और COOH होने पर ओइक, तो प्रोपेनोइक, और ये हो जाएगा अम्ल। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बी पार्ट। 5वें का ये ए पार्ट है, 5वें का बी पार्ट। तो 5वें का ए पार्ट है, ये हम लोग लिखेंगे 5वें का बी पार्ट। 5वें के बी पार्ट में है संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर ले। जैसे हम लोग कहेंगे Na+Cl, रिएक्शन NaCl, तो ये क्या हुआ हमारे पास? संयोजन अभिक्रिया। संतुलित समीकरण लिखिए बेरियम क्लोराइड, बी पार्ट का ये पहला दूसरा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस यहाँ पर क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, रिएक्शन बेरियम सल्फेट BaSO4, और इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड
Al2Cl भी लिख सकते हैं और AlCl3। अब यहां पर समझना, बेरियम क्लोराइड संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे अधिक हो, यौगिकों में हो, तत्वों में हो, जो सबसे अधिक हो उसे, उसकी बैलेंसी सबसे पहले करते हैं। ठीक, उसकी बैलेंस सबसे पहले करते हैं। तो इसमें देख सकते हो कि Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी जो आप लोग देख पा रहे हो कि यही सबसे अधिक है, सबसे बड़े में है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे बैलेंस में, यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। ठीक, और यहाँ पर 3 से गुणा कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 में है, 6 के ए पार्ट में, 6 के ए पार्ट में है, लिखोगे उत्तर 6 और ए। 6 का ए, 6 के ए पार्ट में है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम का और क्लोरीन का लिखोगे, मतलब Na का लिखोगे और Cl का लिखोगे। Na की जो परमाणु संख्या होती है वो 11, तो लिखेंगे Na की जो परमाणु संख्या है वो है 11। इसे तोड़ेंगे तो 2 8, देखो हम लोग तोड़ते हैं 2 8 18 और 32 के रूप में तोड़ते हैं, तो 2 8 10 बचा हमारे पास 1। इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए Na को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले सकता है या तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन देकर बन जाता है दानी, मतलब धनी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया Na, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब Cl का हो गया हमारे पास 17, तो हम लोग कहेंगे 2 8 10 7 17। Cl को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, Cl को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेने वाला होता है ऋणी। तो Cl ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, किससे लिया, जिससे भी हो। तो अब इन दोनों की, अगर दोनों की हम लोग साझेदारी करें, दोनों की अगर साझेदारी करें तो साझेदारी कुछ इस प्रकार से करेंगे, Na और Cl। ठीक, Cl के आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और Na के आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन Na के पास है, Cl के पास है 1 2 3 4 5 6 7। अब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अब Cl के पास टोटल, अगर Cl की कक्षा देखो इस प्रकार से, तो Cl की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो 2 2 4 2 6 2 8, Cl की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, Cl संतुष्ट। लेकिन Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो Na के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इसकी साझेदारी को इस प्रकार से दिखाएंगे। अब Na की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, तो इसके पास 2 2 का मतलब भी है कि इसकी कक्षाएं, अब हम लोग कह सकते हैं कि भरी हुई है, इसी कक्षा भी भरी हुई है और इसी कक्षा भी भरी हुई है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, 6 का बी पार्ट, संतुलित करो। देखो 6 के बी पार्ट में संतुलित करेंगे हम लोग। 6 के बी पार्ट में है हमारे पास FeH2O, Fe प्लस H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। दूसरा है हमारे पास C6H12 O6 प्लस O2 रिएक्शन CO2 प्लस H2O। जब बैलेंस करेंगे तो सबसे अधिकतम वाले मान को देखेंगे। सबसे अधिकतम वाला मान हमारे पास यहाँ पर Fe है, Fe 3 बार है, 3 देख कर तुरंत 3 का गुणा करो। ठीक, 3 का गुणा करते Fe की बैलेंस क्लियर। O 4 बार है, वहाँ पर O 2 बार है, 1 बार है, तुरंत मारो 4 से गुणा, O की बैलेंस क्लियर। 4 दूनी 8, यहाँ पर मारो 4 से गुणा, 4 दूनी 8 बैलेंस। संतुष्ट आप, तो बैलेंस भी संतुष्ट है ना। अब देखो यहाँ पर
सबसे अधिक मात्रा में ये है। सी है 6 बार, तुरंत मारो 6 से गुणा, सी क्लियर। ओ 12 है, देखो यहाँ 6 दूनी 12 और 1 13, ये 6 और 2 8 बार, बैलेंस तो गड़बड़ है। एच की बैलेंस ही पूरा करो। एच कितनी बार है? एच जो है 12 बार है, तुरंत यहाँ पर 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12। ओ कितनी बार है? 6 दूनी 12 और 6 18। ओ कितनी बार है? 6 2 8, यहाँ पर 6 बार है और 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18। क्लियर? अब देखो, हम लोग करेंगे कौन सा? 7 नंबर। 7 नंबर में टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर 7। 7 में है पहला नंबर में ए अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? देखो, अम्ल किसे कहते हैं? यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाए तो उसे अम्ल कहेंगे, 7 से अधिक हो जाए क्षार कहेंगे, 7 हो तो उदासीन कहेंगे। लेकिन अम्लीय वर्षा में क्या होता है? जब वर्षा का जल जो है वो अगर 5.6 के समीप पहुंच जाता है या उससे कम हो जाता है तो इस प्रकार से होने वाली वर्षा को हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा। बी पार्ट में इन्होंने ये पूछा है तन्यता और अगाध वर्धनीयता। तन्यता तथा आघात वर्धनीयता। दो, तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्य मतलब तार, तार के रूप में। यदि किसी धातु को, अगर हम लोग धातु को पीट कर अगर उसको लंबाई में वृद्धि कर देते हैं, तार के रूप में बढ़ा देते हैं, तो उसे तन्यता कहते हैं। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब पीटने पर अगर चादर के रूप में धातु फैल जाए तो इस प्रकार से फैलाव को हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता। तन्यता किसे कहते हैं? धातु को पीटो, तार के रूप में बदले, तन्यता। धातु को पीटो, फैल जाए तो आघात वर्धनीयता। इसके बाद इसी में इन्होंने पूछा है मिसेल। मिसेल किसे कहते हैं? सी पार्ट में मिसेल, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के जो अणु होते हैं 2 भागों में टूट जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जल विरागी, एक को कहते हैं जल रागी। जिन्हें जल से स्नेह होता है उन्हें जल रागी कहते हैं, जिन्हें जल से प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता, जल विरागी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होते हैं ये जल के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आयन होते हैं, साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONA। यहाँ से इतना भाग जो है ये हमारे पास ऋणायन में है, ये धनायन में है, ठीक है। और ये ऋणायन जो होता है ये होते हैं मैल से अभिक्रिया करते हैं। मैल से अभिक्रिया, जब साबुन को जल में घोलते हैं साबुन के 2 अणु बनते हैं, एक होता है माइनस चार्ज में, एक होता है प्लस चार्ज में। माइनस चार्ज जो होता है ये मैल से जाकर क्रिया कर लेती है और क्रिया करके फिर देखो ये इसके साथ आयनिक बंध में जुड़े होते हैं। बाद में क्या होता है कि आयनिक बंध के कारण ये इस पर लगाता है बल, कि बल लगाने के कारण इस पर होता है खिंचाव, और ये किसके साथ क्रिया कर चुका होता है? मैल के साथ। मैल के क्रिया करने के बाद ये इसको खींच लेता है, जिससे मैल कपड़ों से खींचे आ जाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग कहते हैं साबुन का स्वच्छीकरण, या शुरुआत में जो बता चुके थे उसे कहते हैं मिसेल। मतलब साबुन को जब जल में घोला जाता है तो उसके 2 अणु बनते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। इससे जो साबुन के गुच्छे बन जाते हैं, झाग के रूप में बनते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। और मिसेल की क्रिया से साबुन की सफाई क्रिया भी हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद इसी में हम लोग कहेंगे संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? 7 में का अथवा, ठीक। तो लिखोगे उत्तर 7 और अथवा। अथवा में क्या है? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई भी धातु नमी या वायु के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और धातु के नष्ट होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसके बाद इसमें सुरक्षा के 2 उपाय, एक होता है आप लोग पेंट लगाकर इसको सुरक्षित कर सकते हैं, और एक एसिड लेपन गैल्वेनीकरण करके, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग हेडिंग डालोगे ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा निकल जाए, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाए, ऊष्मा को ग्रहण कर लिया जाए, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी को।
तो केमिस्ट्री को रेस्ट करते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। लोग पढ़ोगे बायोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 8 में एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है ना हम लोग पीछे सेट में पढ़ चुके हैं। पीछे सेट में आपको बताते हैं न्यूरॉन की संरचना जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। IL में तो नहीं पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूरॉन की संरचना, हाँ जो हम लोग ये सेट है हमारे पास पहला आई जे सेट के क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। तो आई होप अगर आप लोग कंटिन्यूस सीरीज को देखते आ रहे हो तो आई जे सेट के क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग इसे अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 9 में क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। तो उत्तर लिखोगे आप लोग 9, उत्तर 9 और थायरॉक्सिन, यही तो पूछा ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य, ठीक। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जो कार्य है, ये कार्य क्या है इनको बताओ। सबसे पहली बात तो आप लोग जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हैं इसके बारे में कई बार आप लोग सिलेबस में भी पढ़ चुके हो, कई बार आप लोग सिलेबस में पढ़ चुके हो कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स आखिर क्या है। देखो आपको बता दें, थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में, जो हमारा मानव शरीर है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का जो उपाचय है उसका नियमन करता है। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन क्रिया है, उस पाचन क्रिया का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का। इसके बाद जो बशी पदार्थ, जो भी हम लोग तैलीय पदार्थ को ग्रहण करते हैं, इसका भी उपापचयकरण का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का। इसके बाद जो प्रोटीन है उस सब का, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसका जो उपापचयन क्रिया है, ये क्रिया इस क्रिया काम को, मतलब उपापचय क्रिया को करने का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है मुकुलन क्या है। मुकुलन जो पीछे की सेट में हम पढ़ा चुके हैं आपको कि मुकुलन किसे कहते हैं, इसी में ही इन्होंने पूछा हमसे मुकुलन किसे कहते हैं। देखो मुकुलन आप लोग पीछे की सेट में पढ़ भी चुके हो कि मुकुल का मतलब क्या होता है, मुक निकलना शरीर से। जैसे हाइड्रा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे ये हाइड्रा है और इस हाइड्रा में, ये जो हाइड्रा है, ठीक है, इस हाइड्रा के शरीर में क्या होता है कि पहले एक मुकुल का उत्पादन होता है इस प्रकार से कली के रूप में। फिर इसी हाइड्रा के शरीर में, इसी हाइड्रा के, आप लोग हाइड्रा को अच्छे से बना लेते हो, हमें पता है आप लोग बना लेना अच्छे से, ठीक है। यही मुकुल जो है कुछ बड़े आकार की रूप ले लेती है, इस कली जो है कह सकते हो। तो फिर ये बड़े होकर कुछ इस प्रकार से इसको वृद्धि के रूप में देखते हैं। फिर यही मुकुल जो है, ठीक, काफी बड़े आकार में शरीर में रूप लेने के बाद ये मुकुल धीरे धीरे शरीर से अलग होकर इस प्रकार से, ये मात्र पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है, ये क्या है, जनक पीढ़ी है, ठीक है, ये है जनक पीढ़ी। फिर ये जो मुकुल है, ये मुकुल फिर इससे होता है अलग, ठीक, इससे होता है अलग। और इस प्रकार से एक, ये हाइड्रा के बारे में बता रहे हैं, एक नए हाइड्रा का उत्पादन होता है और इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कह सकते हैं मुकुलन अभिक्रिया। तो मुकुलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जनक जीवधारी के अतिवृद्धि से नए जीवधारी का मुकुलन कहलाता है। मतलब
शरीर के किसी भी भाग से शरीर के किसी भाग से नए संतान की उत्पत्ति करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। पुष्पी पौधे जो आप लोग अगर कंटिन्यू 2024 के सेट मतलब 24 के सेट कर रहे हो, तो इसके बाद जो 23 के सेट पढ़ चुके हो आप लोग, 22 के सेट अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग केवल 24 का सेट पढ़ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सारे सेट में आप लोग देख चुके हो कि कई बार ये जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक, पुष्पी पौधे इस प्रकार से पुष्पी पौधे बनाएंगे हम लोग। ठीक, अब पुष्पी पौधों में लैंगिक, अच्छा चित्र नहीं पूछा इनमें, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन हम लोग स्वपरागण और परपरागण विधि से देखते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं? एक ही पुष्प के जो वर्तिकाग्र है, एक पुष्प के वर्तिकाग्र और एक पुष्प के ही परागकोश, जिस पुष्प का परागकोश लोगे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र को भी लोगे, तो उसके जो परागकण हैं उसी पुष्प के, जैसे मान लो कि ये एक पुष्प है, इसी पुष्प के जो परागकण हैं इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं स्वपरागण। दो पुष्प मतलब दो अलग अलग पुष्प है, जैसे एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग परपरागण कहते हैं। तो स्वपरागण और परपरागण के दौरान निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के दौरान पुष्प लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान कि नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, फिर मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन को हम लोग अपने नसिका द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक, फिर ये ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाकर घुलती है, फिर ब्लड में जाकर शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन की क्रिया को पूर्ण करके जगह जगह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलकर फिर इसी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर शरीर से बाहर निकालते भी हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय की संरचना तथा उपयोग चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय शायद हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी सेट में बता रहे आपको। मनुष्य के जो हृदय है, लिंग निर्धारण तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग कहेंगे मानव हृदय, मानव हृदय हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, मानव हृदय आई जे सेट के क्वेश्चन नंबर जो 31 नंबर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मानव हृदय का अणुधर काट का नामांकित चित्र की सहायता से, तो उसमें पढ़ चुके हैं। आप लोगों से यही कहेंगे अगर आप लोग उस सेट को नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको देख लो, जिससे कि आप लोग इस सेट को भी अच्छे से अध्ययन कर सको। अब जो है हम लोग सेट पढ़ेंगे आईएन सेट को। ठीक है, तो आईएन सेट से पहले आपको ये एक चीज़ बता दें कि आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर आप ना क्वेश्चन को इस प्रकार से बताओ तो हमें समझ में आए, तो हम उस प्रकार से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको, तो अच्छे नंबर अगर आपके आ जाए जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि आप तक फिर हम अवार्ड भी पहुंचा देंगे। जिनके 95+ रहेंगे उन तक तो हम जरूर पहुंचाएंगे। इस बार भी पहुंचाए थे, हर बार पहुंचाते हैं, इस बार भी पहुंचा देंगे। ठीक है, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है।